Hello student, welcome back you all on my YouTube channel With Inspires बिहार। हम लोग आज चर्चा करेंगे क्लास 6 के बारे में। बहुत सारे बच्चों का डिमांड था कि सर आप 9-10 तो स्टार्ट किए हैं, हमारे लिए भी कुछ है क्या? बिल्कुल है, आप लोगों के लिए बहुत सारी चीज़ रहेगा। क्लास 6-7 के लिए कुछ पढ़ाइए। बिल्कुल बिल्कुल पढ़ाऊँगा मैं, जितना मुझे टाइम मिलता है, जितना मैं अपने वर्कलोड से टाइम निकाल पाता हूँ, क्योंकि आप जानते हैं कि मैं अकेला हूँ, सब कुछ संभालना पड़ता है। मेरे ट्यूशन्स होते हैं, मेरे स्कूल्स होते हैं, तो मैं इन सब पे टाइम निकाल करके वीडियो शूट करता हूँ, क्लास लेता हूँ। बट आप लोग की डिमांड भी ज़रूरी है, आप लोगों को क्लास लेने में ज़रूरी है, तो मैं क्लास 6-7 का भी क्लास शुरू करूँगा। फ़िलहाल मैं आज जो शुरू कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, वो क्लास 6 शुरू कर रहा हूँ। जनरल कंपटीशंस में या फिर जो बेसिक्स फंडा शुरू होते हैं पढ़ने के लिए, वो क्लास 6 के सिलेबस से, क्लास 6 के टॉपिक से आगे जाते हैं, 10-12 तक पढ़ते हैं। तो बेसिकली सबसे अगर लोअर कुछ तैयारी होती है पढ़ने के लिए तो वो क्लास 6 से शुरू होता है और 9-10 तक जाता है। तो मैं क्लास 6 शुरू कर रहा हूँ, और आप जानते हैं कि मैं जब पढ़ाता हूँ तो पूरे डिटेल एक्सप्लेनेशन, डिटेल सब कुछ खोजबीन के सब कुछ पढ़ाता हूँ मैं पूरी तरीके से, कुछ छोड़ता नहीं हूँ। इसलिए मैं जब क्लास 6 शुरू कर रहा हूँ, मैंने पूरे अच्छे से रिसर्च कर लिया कि आपको क्या क्या देना है। जैसे कि मैं पहले भी पढ़ाया हूँ, जो बच्चे मेरे से पढ़े हैं, जो बच्चे मेरे से संपर्क में रहे हैं, जानते हैं कि सर जब पढ़ाते हैं तो डिटेल में सब कुछ एनालाइज करके पढ़ाते हैं। तो मैं क्लास 6 शुरू कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, क्लास 6 साइंस। वैसे मैं थोड़ा सा पीछे चलता हूँ और बता दूँ आपको कि 6 में क्या क्या चीज़ें बदली हैं। मैंने जितना रिसर्च किया क्लास 6 के लिए, जितने क्लास 6 के टॉपिक्स जहाँ जो पढ़ना आपको है, मैं रिसर्च करके ये पाया कि लगभग 4 से 5 मेजरली बुक्स हैं क्लास 6 में। अलग अलग पब्लिकेशंस के, अलग अलग स्कूल्स के, अलग अलग राइटर्स के जो बुक हैं, उन बुक्स में मैं 4 या 5 बुक छांट पाया हूँ। एक तो जहाँ मैं पहले पढ़ाता था DAV में, तो DAV का बुक एक बेस्ट ऑथेंटिक बुक है, जहाँ सिलेबस, जहाँ पे आपको टॉपिक अच्छे ढंग से एक्सप्लेन किए हुए हैं। उसके बाद ऑल ओवर इंडिया में जो बुक चलती है NCERT, वो है। तीसरा आपका है जो बढ़िया से एक्सप्लेनेशन के साथ जो बुक लिखता है, वो है एस चांद। मैं भी अपने जब जर्नी में पढ़ाई कर रहा था, तैयारी कर रहा था, 9-10 हो या 11-12 हो या फिर आपका 6-7-8 हो, मैं भी एस चांद से ही पढ़ा हूँ। तो एस चांद काफ़ी एक्सप्लेन करके चीज़ें लिखती है। ऐसा हम लोग कहते भी हैं कि अगर कोई टीचर्स आपको गाइड नहीं कर पा रहे हैं, कुछ टीचर्स नहीं पढ़ा पा रहे हैं, आप ट्यूशन्स नहीं कर रहे हैं, तो एस चांद इतना बेसिक्स बुक है कि आप उससे पढ़ के समझने के लिए। और एस चांद ये भी यूज़ करता है कि साथ ही साथ आपको बहुत ढंग से एक्सप्लेन करता है। तो मैं आपको अपनी जर्नी एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि मैंने कैसे तैयारी, कैसे पढ़ा है। तो मेरे जर्नी में एक एस चांद का बुक भी बहुत मायने रखा, बहुत हेल्पफुल रखा है, और मेरी उसने बहुत हेल्प की है। 2 तीसरा आपका है NCERT का ही बुक है, बट नया वर्जन वाला बुक है। सर खाली बताएंगे, दिखाएंगे नहीं, मैं आपको सारे बुक दिखाऊंगा। तसल्ली से आप मेरे साथ बैठी, मैं सब बुक दिखाता हूँ आपको। मेरे पास बहुत सारे बुक्स हैं, मैं जब पढ़ाता हूँ तो मैं सारे बुक्स को एनालाइज करता हूँ, रिसर्च करता हूँ, टॉपिक तैयार करता हूँ, कहाँ में इसके बारे में क्या क्या दिया हुआ है, सब कुछ पढ़ाता हूँ। तो पहले मैं ले रहा हूँ, वो मेरे पास ओल्ड NCERT है। ये ओल्ड NCERT किसी बच्चे से ही मांग के रखा हूँ। बहुत सारे स्कूल्स में NCERT बुक को चलाया जाता है 5-6 से भी। तो ये NCERT का बुक है, ये है ना, ये NCERT का बुक है, क्लास 6 के लिए है। ये आपके भी कैमरा में दिखाता हूँ इसके चैप्टर्स। इससे बड़ा फेमस है कि भाई NCERT अपने बुक्स में प्रियम्बल तो पक्का देता है, वो कॉन्स्टिट्यूशंस का तो वो पक्का प्रियम्बल डालता ही डालता है। तो हम लोग क्लास 6 का ये चैप्टर से कंटेंट है, ये है ना, ये क्लास 6 के लिए है। ये क्लास 6 का बुक NCERT रहा, ये ओल्ड वाला बुक है। ये इसका लास्ट प्रिंट कब का है? ये लास्ट प्रिंट इसका है 2018 का है। ये ओल्ड वाला बुक है। सर नया बुक भी NCERT का है क्या? हाँ, नया बुक NCERT के लिए है, खास उन क्यूरियस बच्चों के लिए जो काफ़ी साइंस के लिए क्यूरियस रहते हैं। इसलिए साइंस ने इस बार अपने बुक का नाम भी रखा है क्यूरियोसिटी। आप देख सकते हैं ना, अपने बुक का नाम भी रखा है इसने क्यूरियोसिटी। तो ये हमारे पास जो NCERT का न्यू बुक्स है,
काफ़ी बढ़िया बुक है और पिछले वाले बुक से इसमें काफ़ी चीज़ें अच्छी दी हुई है। एक तो ये मोटा भी अच्छा खासा, पिछली बुक्स आप देख सकते हैं, इसकी मोटाई भी अच्छी खासी है और इसमें चीज़ें बहुत बढ़िया बना दिया है। इसने ढंग का बहुत सा एक्सपेरिमेंट दिया है, एक्सप्लेन किया है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको इसमें देखने को मिलेगा इसमें। तो ये 2 बुक हो गया जो मैं प्रिफेयर किया आपको, एक ओल्ड एनसीईआरटी, एक न्यू एनसीईआरटी है। तो मैं तीसरी बुक की बात कर रहा था, वो बुक है एस चांद का। एस चांद का बुक भी बहुत बढ़िया आता है, इसमें काफ़ी डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ काफ़ी अच्छे से एग्जाम्पल्स रहते हैं। मैं भी पढ़ा हूँ, तो एस चांद से पढ़ा हूँ और मतलब बहुत बढ़िया बुक है ये। 2 एनसीईआरटी का बुक हो गया, तीसरा एस चांद का है, काफ़ी अच्छा बुक है। एस पे आप देख सकते हैं। तो मैं जो तैयार करता हूँ टॉपिक्स वगैरह, एक एस चांद हो गया। और आखिरी बुक जो है वो आपका डीएवी का है बुक, है ना। आखिरी बुक जो है वो डीएवी का है, काफ़ी अच्छा बुक है ये, है ना। ये इसमें भी काफ़ी अच्छी चीज़ें एक्सप्लेन दी होती है, काफ़ी चीज़ इसमें रहता है पढ़ने के लिए, अच्छा चीज़ें हैं। ये भी एनसीईआरटी को फॉलो करता है, एनसीईआरटी को बहुत डीपली फॉलो करता है डीएवी का बुक भी। तो डीएवी पब्लिकेशन का बुक्स, तो मैं 4 बुक्स जनरली टॉपिक्स तैयार करता हूँ। एक आपके डीएवी का बुक हो गया, एक एस चांद का हो गया, और एनसीईआरटीज तो रखता ही रहता हूँ, वो न्यू है ओल्ड है सब कुछ। बहुत सारी चीज़ें में न्यू एनसीईआरटीज में कुछ टॉपिक बदले हैं, कुछ टॉपिक छटे हैं, कुछ कटे हैं, कुछ ऐड भी हुए हैं, है ना। तो ये सब चीज़ें आप समझ सकते हैं। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा कुछ चीज़ें पढ़ लेते हैं आज। अब क्लास 6 का बात शुरू कर ही दिए हैं, तो थोड़ा सा मैं आपको चीज़ें बता देता हूँ, थोड़ा मैं आपको पढ़ा देता हूँ कि कैसे क्या क्या हमें पढ़ना है। जनरली मैं एनसीईआरटी को ही देखता हूँ कि एनसीईआरटी ऑथेंटिक बुक्स है और गवर्नमेंट्स के भी अंडर में भी आती है, गवर्नमेंट्स के खास करके इस पर ध्यान रहता है। और जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं उस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी एनसीईआरटी को ही फॉलो करने पे फोर्स रहता है, ताकि एनसीईआरटी की जो भी सिलेबस है वो एग्जाम में रिकमेंड कर सकें। तो एनसीईआरटी का मैं ओल्ड भी लूँगा और न्यू भी लूँगा। ओल्ड एनसीईआरटी की जो सिलेबस हैं, उस सिलेबस में आपको चैप्टर दिए हुए हैं, वो एनसीईआरटी शुरू करता है फूड से, है ना। आपके बुक्स में भी जो भी आपके स्कूल्स को वहाँ फूड दिया हुआ, क्लास 6 के सब सिलेबस में फूड है ना। फूड है, कंपोनेंट्स ऑफ फूड है। हाँ, एक बात मैं बता दूं आपको ज़रूरी से कि नए सिलेबस में, नए एनसीईआरटी सिलेबस में कुछ कुछ टॉपिक्स पिछले ओल्ड एनसीईआरटी से रिमूव किए गए हैं, नए में ऐड नहीं किए गए। मैं यही आपको बता देता हूँ क्या उसमें नहीं है। जैसे मेरे पास क्लास 6 का ओल्ड एनसीईआरटी भी है और मेरे पास में न्यू एनसीईआरटी भी है। ओल्ड एनसीईआरटी में फाइबर टू फैब्रिक दिया हुआ है चैप्टर, एक टॉपिक पढ़ने को है फाइबर टू फैब्रिक, वो आपको इसमें दिया है ओल्ड एनसीईआरटीज में। बट मैं देख पा रहा हूँ इस न्यू एनसीईआरटी में फाइबर टू फैब्रिक चैप्टर नहीं है, फाइबर टू फैब्रिक चैप्टर नहीं है ये। तो जो भी सिलेबस है हम लोग सिलेबस को देखते हुए चलेंगे, सिलेबस को लेकर के चलेंगे। तो फूड चैप्टर है हर जगह में, फूड ओल्ड में भी है न्यू में भी है, लेकिन एक चैप्टर मैं जैसे देख पा रहा हूँ, एक टॉपिक डीएवी के बुक में एक्स्ट्रा ऐड किया हुआ है, एक्स्ट्रा कहिए या फिर उसके स्टार्टिंग पोर्शन में है, वो है आवर इन्वायरमेंट। वो टॉपिक जो पढ़ने को दिया गया है क्लास 6 के बुक में, वो है आवर इन्वायरमेंट। आवर इन्वायरमेंट में जनरली हमारे जितने चैप्टर्स और एनसीईआरटी में ऐड होंगे वो सब इन्वायरमेंट से जुड़े हैं, क्योंकि लिविंग थिंग्स आप जानते हैं, साइंस के बहुत सारे पार्ट्स आपके हैं, जितने भी चीज़ें हैं उसमें लिविंग है, नॉन लिविंग, सब कुछ चीज़ें हैं। तो चैप्टर हमारा जो शुरू कर रहे हैं इसमें वो हमारा एक डीएवी का बुक्स का है, वो आवर इन्वायरमेंट है। अच्छा, तो ये चैप्टर्स जो है और सब बुक में नहीं दिया हुआ है, फूड इसमें भी है डीएवी वाले बुक में भी, बट फूड और सब चैप्टर में भी है, इसमें भी है, बट आवर इन्वायरमेंट जो टॉपिक है, जो चैप्टर है, वो आवर इन्वायरमेंट उन सबों में नहीं है, इसमें है। हो सकता है कि आवर इन्वायरमेंट के जो टॉपिक रहे होंगे, जैसे कि उसमें डिकम्पोजर्स हैं, बायोटिक है, ए बायोटिक, जिस भी टॉपिक्स होंगे उसे कहीं ना कहीं बुक्स इंक्लूड किया होगा, बट चैप्टर के बिहार पे बेकायदा चैप्टर उसमें नहीं दिया हुआ है ये आवर इन्वायरमेंट। तो थोड़ा सा हम लोग इस चैप्टर को पढ़ लेते हैं, बाकी फिर हम लोग और जितने बुक्स हैं आगे चलते हुए मैं उस चैप्टर को एक्सप्लेन करूँगा और पढ़ाऊँगा मैं आपको। तो हमारा आज जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा आवर इन्वायरमेंट, चैप्टर 1 है इसमें ये,
चैप्टर 1 आवर इन्वायरमेंट है ना, क्लास 6 का ये बुक का चैप्टर है आवर इन्वायरमेंट। ठीक है, हमारा चैप्टर जो चलेगा ये आज वो है आवर इन्वायरमेंट। अच्छा, इसमें सर क्या क्या हमें पढ़ना है, क्या किस जानकारी है, आप इस चैप्टर से ही, इस टॉपिक से ही थोड़ा समझिए कि क्या हो सकता है। नाम लिखा आवर इन्वायरमेंट, हमारे आसपास हमारा वातावरण, हम जिसमें रहते हैं, हम जहाँ रहते हैं, ये उसके बारे में ही बात कर रहा है। तो चैप्टर के नाम से समझिए कि जो भी चीज़ें, जो भी आपके एटमॉस्फेयर में, आपके आसपास, आपके पार्क हो गए, आपके फॉरेस्ट हैं, आपके इर्द गिर्द घर के आसपास जो भी चीज़ें हैं, सब कुछ ये इन्वायरमेंट है। ये हमारा, जिसमें हम सरवाइव करते हैं, जिसमें हम रहते हैं, ये वही इन्वायरमेंट तो है ना। हम लोग कहते भी हैं कि हमारे आसपास का इन्वायरमेंट साफ सुथरा और अच्छा होना चाहिए। जो हम टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं, बात बात में जो बोलते हैं, वो है क्या आखिरकार? वो भी तो वही है, इन्वायरमेंट। हमारे इन्वायरमेंट को गंदा मत करो, साफ रखो, अपने वातावरण को, आसपास को सुरक्षित रखो, अच्छे से रखो। ये जो भी टर्म यूज़ करते बोलने के लिए हम लोग हैं, ये आवर इन्वायरमेंट शब्द वही तो है। इस चैप्टर में आपको इसी के बारे में तो पढ़ना है। इस इन्वायरमेंट में कुछ चीज़ें लिविंग है, कुछ चीज़ें नॉन लिविंग है, कुछ चीज़ें इससे लिविंग को डिकम्पोज करने आता है, इसे खत्म करने आता है। जो भी चीज़ें सब में है, ये सारा कुछ इन्वायरमेंट ही आपका है ना। दिस ऑल आर द इन्वायरमेंट जो आप अपने आसपास में महसूस करते हैं, जहाँ आप पलते बढ़ते, जहाँ आप खेलते कूदते हैं। दिस ऑल आर द इन्वायरमेंट्स, आइदर द प्लांट, आइदर द एनिमल, जो भी आपके आसपास है। आपके घर में पेट्स होंगे, आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, आपके गार्डन में जो प्लांट्स हैं, ये सब कुछ तो वही है। इन्वायरमेंट्स में और क्या होता है, जैसे आपके रेन आते हैं, आपका विंड हो रहा होता है, उसमें हवा चलता है, पानी बरसते हैं, जो भी चीज़ें सब कुछ है, ये ज्योग्राफिकल कंडीशंस है, क्लाइमेट्स है, वेदर है, ये सब कुछ तो इसी में होगा, है ना। ये सब कुछ इसी में होना चाहिए। तो आवर इन्वायरमेंट जो चैप्टर है, आपको चर्चा जो इसमें करना हम लोग को है, वो इसी में है। अगर कोई आपसे पूछे कि सर कैसे डिफाइन करेंगे हम लोग इसे, व्हाट इज आवर इन्वायरमेंट, तो हम कह सकते हैं इसमें कि आवर इन्वायरमेंट शुड बी डिफाइंड एज द कंपोनेंट कंपोज्ड ऑफ द बोथ, आइदर लिविंग और नॉन लिविंग। इसमें है क्या, इसमें दोनों या तो लिविंग विंग रहेंगे या नॉन लिविंग रहेंगे, है ना। मैं ऐसे कह दूं इसे कि ये दोनों रहेंगे उसमें, है ना, दोनों रहेंगे, लिविंग भी और नॉन लिविंग भी, दोनों उसमें रहेंगे। हम लोग डिफाइन कर रहे हैं कि इन्वायरमेंट को कोई पूछेगा डिफाइन करनी तो क्या बोलेंगे हम लोग, तो मैं वही बता रहा हूं आपको, जहाँ इन्वायरमेंट में लिविंग और नॉन लिविंग, या हम ऐसे बोलते हैं कि लिविंग एंड नॉन लिविंग दोनों साथ रहते हैं, दोनों एक साथ रहते हैं। ऐसा समझिए ना, मैं थोड़ा सा आप एक्सप्लेन ढंग से करता हूँ। ऐसा समझिए कि लिविंग थिंग्स को विदाउट नॉन लिविंग थिंग्स के यूज़ किए हुए, या विदाउट नॉन लिविंग थिंग के सपोर्ट से लिविंग थिंग सर्वाइव नहीं कर सकता। आगे हम चैप्टर में डिटेल में जाएंगे तो समझेंगे हम लोग कैसे नहीं सर्वाइव कर सकता लिविंग थिंग नॉन लिविंग थिंग के अलावा। तो मैं इसे ऐसे कह दूं कि लिविंग ऑब्जेक्ट खुद को आइसोलेट नहीं कर सकता, खुद को एक कमरे में बंद नहीं कर सकता है, वो बाहर निकलेगा, इंटरेक्ट करेगा। जैसे मान लीजिए कि मैं ही एक लिविंग थिंग हूँ, मैं एक कमरे में बंद नहीं रह सकता हूँ, मैं बाहर निकलूँगा तो अपने इन्वायरमेंट में प्लांट से मिलूँगा, वाटर से मिलूंगा, एयर से मिलूंगा। ये सब चीज़ें क्या हो रहा है, लिविंग थिंग जो है खुद को आइसोलेट नहीं कर सकता है, एक दूसरे के साथ में इंटरेक्ट करेगा। तो और इंटरेक्ट करने के साथ साथ में ये उस पर डिपेंड भी रहेगा, ये उस पर ये डिपेंडेंट भी रहेगा, है ना। तो ये क्या है, सब कुछ ये इन्वायरमेंट ही तो है। आप आम जन भाषा में भी, अपने डे टू डे लाइफ में भी, आप अपने घर के आसपास भी देखिए ना, बात मतलब मान लीजिए कि आपको किसी ज़रूरत पड़ती है तो क्या करते हैं, अपने पड़ोसी से या अपने दोस्त से मदद लेते हैं ना। तो ये इंटरेक्शन तो हुआ। एक बहुत फेमस कहावत चलता है कि एक
राजा को भी एक सुई की जरूरत पड़ती है, एक बड़े से बड़े व्यक्ति को भी छोटी सी जरूरत पड़ती है। दे रिक्वायर्ड अ स्मॉल थिंग फॉर मदर्स। इट मीन्स लिविंग थिंग कांट आइसोलेट देमसेल्फ, लिविंग थिंग कांट बी सिट इन अ सिंगल स्टोर रूम, अ पैक्ड रूम, दे शुड बी इंटरेक्ट विथ ईच अदर्स। तो यही हमारा इन्वायरमेंट है। तो टॉपिक चैप्टर्स जो आपके चल रहे हैं ये आवर इन्वायरमेंट का मतलब यही है कि किस तरीके से कोई भी लिविंग थिंग जो है वो एक दूसरे से इंटरेक्ट करता है, और एक दूसरे से लिविंग थिंग ही क्यों, वो नॉन लिविंग थिंग के साथ भी इंटरेक्ट करता है। तो हम लोग चलिए इस चैप्टर में आगे और बढ़ते हैं, डिटेल में समझते हैं कि आवर एनवायरनमेंट में क्या क्या चीजें और हमें पढ़नी है। अब हमने बात किया इसमें कि आवर एनवायरनमेंट में लिविंग और नॉन लिविंग थिंग दोनों है, दोनों एक साथ रह रहा है। तो अब इस चैप्टर जो है आवर एनवायरनमेंट, ये लिविंग और नॉन लिविंग थिंग को दो टॉपिक देके बांटता है। एक आपका टॉपिक है वो आपका है बायोटिक और दूसरा है अबायोटिक, है ना। एक जो आपका टॉपिक है वो है बायोटिक, और दूसरा जो इसमें है वो है अबायोटिक, है ना, वो अबायोटिक है। बायोटिक जनरली हम लोग लिविंग थिंग्स को कहते हैं और अबायोटिक्स नॉन लिविंग थिंग को कहते हैं। तो यही है आवर एनवायरनमेंट में कि भाई किस तरीके से बायोटिक और अबायोटिक एक साथ मिलकर के रहते हैं, एक साथ कंबाइन करके रहते हैं। हम अपने फूड के लिए, अपने भोजन के लिए प्लांट पे डिपेंडेंट हैं। वी शुड टेक फूड फ्रॉम द प्लांट्स, वी शुड टेक एयर फ्रॉम द प्लांट्स। हमारे जो वर्षा होती है, रेन जो होता है, उसे कहते हैं कि जो ट्री है, जो प्लांट है, उसे अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। प्लांट अट्रैक्ट्स द रेन। तो इन्वायरमेंट भी उस तरीके से आपके बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट से बना हुआ है, और इसमें दोनों एक दूसरे को डिपेंडेंसी है, उससे की जरूरत है, उस पर दोनों एक साथ रहते हैं। तो इसमें चैप्टर में बेसिकली हमें दो टॉपिक पढ़ना है, एक बायोटिक पे और एक अबायोटिक पे, है ना। अब थोड़ा हम आगे चलते हैं और समझते हैं कि इस बायोटिक में क्या क्या पढ़ सकते हैं और इस बायोटिक में क्या क्या हमें पढ़ने को दिया है। इस बायोटिक चैप्टर में आपको बायोटिक टॉपिक में जो दिया है पढ़ने के लिए, वो आपके टॉपिक्स हैं प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमंस, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये सारे आपके लिविंग हैं। बायोटिक का मतलब ये समझिए बच्चों की ये लिविंग कहते हैं हम लोग इसे। बायोटिक का मतलब ये है लिविंग। आप समझ रहे हैं कि चैप्टर जो आवर एनवायरनमेंट है ये बायो का पार्ट है। साइंस के 3 ब्रांच हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो, और ये बायो में ही है। और बायो जो टर्म है, जो बायोलॉजी है, उस बायो में मतलब ये होता है लिविंग। इट मीन्स दैट कंटेन बायोटिक, इट्स लिविंग। लिविंग कंपोनेंट पाए जाएंगे इसमें। इसमें क्या क्या लिविंग कंपोनेंट्स है भाई? तो इसमें प्लांट्स हैं, प्लांट्स भी लिविंग थिंग में आता है। एनिमल्स, ये भी लिविंग थिंग में है। ह्यूमंस, अच्छा हम सर एनिमल्स और ह्यूमंस अलग हैं, कौन सा एनिमल्स कौन सा ह्यूमंस? देखो दो ही तो कैटेगरी हमारे पास में है, एक प्लांट का और एक एनिमल्स का। सर आप ये चाहते कहना कि हम लोग भी एनिमल्स ही हैं, मजाक उड़ा रहे हैं हमारा आप? अरे नहीं भाई, मैं भी तो ह्यूमंस में ही आऊंगा, मैं भी तो एनिमल्स में ही आऊंगा। तो एनिमल्स, हम लोग भी एनिमल्स हैं, हमारे में थोड़ी सी बुद्धि आ गई है। दैट्स व्हाई वी कॉल्ड एज अ सोशल एनिमल, सामाजिक जानवर कहते नहीं हम लोग हैं। थोड़ा सा इसे मॉडर्नाइज कर दिया जाए, थोड़ा सा इसे चेंज कर दिया जाए तो वही है। हम लोग भी पहले वही थे, जानवर ही हैं, बट थोड़े से मॉडिफिकेशंस हो गए हमारे अंदर, थोड़े बदलाव हो गए। आजकल देखते हो ना बाइक्स कैसे मॉडिफाइड आ रहा है, बाइक्स, कार, तो हम लोग भी थोड़ा सा मॉडिफाई हो गए हैं, थोड़ा सा हम लोग भी एनहांस करके, थोड़ा सा हम लोग बुद्धि आ गई है, तो अपने आप को हम बहुत कहलवा रहे हैं कि वी आर सोशल एनिमल। अरे भाई वही एनिमल ही हो, वही जानवर हो, बट थोड़ी सी बुद्धि आ गई। दैट्स व्हाई वी कॉल्ड एज अ ह्यूमंस। हम लोग को इंसान कहा जाता है, हमारे पास में सिक्स सेंस है, हमारे बुद्धि है, हम अपने बुद्धि विवेक का यूज करते हैं, तो हमारा ह्यूमंस। वेरएल, तो ये मैं बात कर रहा था कि बायोटिक में प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ह्यूमंस हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ये सारे आपके जो हैं ये बायोटिक कंपोनेंट्स के अंदर में पढ़ना आपको है। ये सारे आपके बायोटिक कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। तो
बायोटिक्स में क्या होगा, लिविंग होंगे, प्लांट्स होंगे, एनिमल्स होंगे, ह्यूमंस होंगे और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे। तो ये सारे आपके बायोटिक्स के हैं। अच्छा, थोड़ा सा मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बायोटिक पे भी चलता हूँ, सिखाते हुए क्या क्या बायोटिक्स में पढ़ना है। पहला हमारा है प्लांट्स। फर्स्ट हमने लिया है प्लांट्स के बारे में। आप प्लांट्स के बारे में पिछले क्लासेस में अच्छे से ढंग से पढ़ कर आए होंगे। देखो, मैं जब पढ़ाता हूँ, आप जानते भी हैं कि मैं किसी टॉपिक को अगर इस क्लास में आया है और उसके बारे में पीछे कहीं चर्चा हुआ है तो मैं उस चर्चे को जरूर लेके आता हूँ ताकि आपका रिवीजन हो सके। ऐसा ना हो कि जब सर पढ़ा रहे हैं तो पीछे वाला रिवाइज का तो उनको क्या जाता। हाँ, बात भी सही आपका है कि भाई मेरे पास नॉलेज है, मैं पिछले क्लास का रिवाइज कर देता तो क्या जाता है आपका। मैं करूँगा, बिल्कुल कर दूंगा आपके लिए, क्यों नहीं करूँगा। तो मैं तो समझता हूँ क्लास 6 के आप बच्चे हैं तो प्लांट्स के बारे में आपको बेसिक नॉलेज तो होगा ही। बेसिक नॉलेज में कि भाई प्लांट जो होते हैं वो खुद से फूड प्रिपेयर कर सकते हैं, है ना। उनके पत्ते हरे होते हैं, पत्तों में क्लोरोफिल्स होते हैं, पत्ते खाना बनाते हैं, पत्तों में स्टोमाटा होता है। ये सब पिछले क्लास से पढ़ के आप आए हैं। कैसे आपका प्लांट इस बायोटिक में रोल प्ले कर रहा है, कैसे ये बायोटिक जो है यहाँ पे इसे प्लांट्स को बताया क्या इसमें है, कैसे काम कर रहा है, हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। तो मैं ये बता आपको रहा था कि हमारा जो पहला इसमें टॉपिक है कंपोनेंट्स है जो बायोटिक में, वो प्लांट्स है। एज पर यू और एज पर बेसिक नॉलेज, प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय यूजिंग क्लोरोफिल। एक बहुत बढ़िया वर्ड है प्लांट्स को कहने के लिए, उसे कहते हैं प्रोड्यूसर्स। हाँ, वही प्रोड्यूसर्स जो खुद का खाना खुद प्रोड्यूस कर सकता है। देखिए, टर्म को ध्यान समझिए, साइंस में कीवर्ड्स का बहुत मायने रखता है। आप बोलेंगे सर प्रिपेयर करना और प्रोड्यूस करने में अंतर है। देखिए, समझने के लिए हम लोग ऐसे हिंदी में अलग बोल सकते हैं, कह सकते हैं कि प्रिपेयर करना मतलब है कि मम्मी जो खाना किचन में बना रही है, जो फूड प्रिपेयर कर रही है, वो प्रिपेयर करना वो तरीके से हो गया। सब्जी ले आई, मसाले हैं, आलू है, गोभी, जो भी चीज़ में आइटम यूज करते हैं सब्जी के लिए, वो प्रिपेयर है, वो खाना बनाया जा रहा है वहाँ पर है। लेकिन हम लोग जो बात कर रहे हैं प्रोड्यूसर्स का, प्रोड्यूस करने का, वही मतलब यहाँ पर ये है कि प्लांट्स खाना तैयार कर रहा है, वो प्रोड्यूस करता है। प्लांट कैसे फूड प्रिपेयर कर रहा है वो हम लोग समझ रहे हैं। तो हम ऐसे कह सकते हैं इसे कि प्लांट फूड प्रोड्यूस करता है। प्रिपेयर भी आप बोल सकते हैं, बट प्लांट फूड प्रोड्यूस करता है ये ज़्यादा सुटेबल, इसलिए हम प्लांट्स को कहते हैं प्लांट्स प्रोड्यूसर्स है। प्लांट फूड प्रोड्यूस करता है, प्लांट्स खाना तैयार कर सकता है। दुनिया में और कोई नहीं है जो आपके लिए फूड प्रिपेयर कर सके। कोई ऐसा चीज़ नहीं है जो फूड बना सके खुद से। क्यों कर पा रहा है वो? तो क्योंकि प्लांट जो है ना, वो क्लोरोफिल का यूज़ करता है। वो अपने अंदर मौजूद उनके लीव्स में जो क्लोरोफिल है उनका यूज़ करता है और उन सब की मदद से वो फूड प्रिपेयर करता है। तो आइए हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं इसमें कि प्लांट प्रोड्यूसर्स क्यों है। मैं आपके लिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिख के रखा हूँ। मैं आपके लिए यहाँ पर एक टर्म लिखा हूँ, दैट इज फोटोसिंथेसिस। ये क्या होता है? ये एक प्रोसेस है जिसके थ्रू ग्रीन प्लांट फूड प्रिपेयर कर सकता है। इस प्रोसेस का यूज करेगा और ग्रीन प्लांट जो है वो फूड प्रिपेयर करेगा। सर है क्या ये? ये है फोटोसिंथेसिस। ये वो प्रोसेस है जिसके थ्रू प्लांट फूड प्रिपेयर करता है। सर इसमें कुछ यूज तो होता होगा ना, कि ऐसी बस हवा कर देगा प्रोड्यूस? ये नहीं, ये यूज करेगा ना। अब आपको समझ में आएगा कि कैसे मैं आपको जो कहा था कि इन्वायरमेंट में लिविंग और नॉन लिविंग दोनों को एक साथ मिल करके, एक साथ होकर के काम करना पड़ता है और ये दोनों इस इन्वायरमेंट के पार्ट हैं। यहाँ समझेंगे हम लोग। आप जानते हैं कि प्लांट जो है वो लिविंग है। प्लांट लिविंग है, बायोटिक्स में आता है। लेकिन आप देखेंगे कि प्लांट जिसका यूज करेगा,
जिस कंपोनेंट का यूज करेगा इस प्रोसेस को फुलफिल करने के लिए, फूड प्रोड्यूस करने के लिए, वो प्रोसेस के थ्रू जो चीजें यूज हुई जाएगी, की जाएगी, वो चीजें कुछ और नहीं, वो चीजें नॉन लिविंग का है। तो देखिए क्या क्या इसमें है, मैं आपको डिफाइन कर दूंगा कि क्या होता है ये जो, लेकिन पहले समझिए। ये फोटोसिंथेसिस फूड बनाने के लिए, यानी कि प्लांट अपने जो फूड प्रिपेयर करता है, उस फूड प्रिपेयर करने के लिए इस प्रोसेस का मदद लेता है, या ऐसे कह दीजिए कि प्रोसेस के थ्रू फूड प्रिपेयर करता है। क्या क्या वहां इसमें आता है? ये है CO2, ये है H2O। CO2 क्या बोलते हैं सर? CO2 है कार्बन डाइऑक्साइड। आई होप कि आप इतना बेसिक चीज जानते होंगे। इसका फुल फॉर्म होता है CO2 का कार्बन डाइऑक्साइड। अगर आपको नहीं पता है तो एक बार बुक देख लीजिएगा, वहां लिखा हुआ है इसका। ये कार्बन डाइऑक्साइड CO2 है। H2O मतलब वाटर, ये पानी का फॉर्मूला है। मैंने यहाँ पे लिखा हूं सनलाइट और क्लोरोफिल। क्लोरोफिल उनके पत्ते में पाए जाते हैं। अब आपके मन में अगर जिज्ञासा आया कि सर क्लोरोफिल क्या, सिखाऊंगा, तसल्ली से रहिए, सब कुछ सिखाऊंगा। क्लोरोफिल इस CO2, H2O, सनलाइट, क्लोरोफिल, इनका यूज किया और क्या तैयार कर रहा है सर? ये C6H12O6 और O2। सर है क्या ये C6H12O6? ये है ग्लूकोज। ये आपका है ग्लूकोज। यही आपका तो फूड हुआ ना भाई, यही तो आपका फूड है जो आप खाते हैं फ्रूट्स के फॉर्म में, नट्स के फॉर्म में, सीड्स के फॉर्म में, लीव्स के फॉर्म में। ये तो आपका फूड है। आगे चैप्टर पढ़िएगा फूड में तो आपको सिखाऊंगा मैं कि फूड क्या क्या है, सीड, लीफ जो बोल रहा हूं सब वहां पढ़ना आपको है। तो यहां आप सीखिए कि ये जो यूज किया है CO2, H2O, सनलाइट, क्लोरोफिल, तैयार किया है ग्लूकोज और ऑक्सीजन। जरा आप देखिए CO2 है क्या आखिरकार? क्या ये लिविंग थिंग है? नहीं, नॉन लिविंग है। यानी कि ये प्लांट लिविंग थिंग है और लिविंग थिंग ने नॉन लिविंग थिंग का यूज किया। पानी क्या है आपका भाई? नॉन लिविंग थिंग तो है ना? नॉन लिविंग थिंग है। मैं बता रहा था ना कि बायोटिक्स में क्या है भाई? लिविंग है। अबायोटिक्स में क्या है? नॉन लिविंग थिंग है। थोड़ा मैं बता देता हूँ कि अबायोटिक्स में क्या क्या चीजें होती है। अबायोटिक्स में जनरली आपका एयर है, वाटर है, सॉइल है, ये सब चीजें उसमें आती है ना? एयर, वाटर, सॉइल, टेम्परेचर, जो भी चीजें सब आपके हैं वो नॉन लिविंग में है। अबायोटिक में तसल्ली रखिए, डिटेल्स हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग इस पर बढ़िया से पढ़ेंगे कि इसमें क्या 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 कुछ, इसमें सब कुछ है। मैं भी कह रहा हूँ आपको कि जो आपका प्लांट बायोटिक है, जो आपका प्लांट लिविंग है, वो नॉन लिविंग चीजों को यूज कर रहा है फूड प्रिपेयर करने के लिए। तो ये आपका हुआ CO2 प्लस H2O, सनलाइट, क्लोरोफिल, बना रहा है आपका ग्लूकोज। इसका फॉर्मूला होता है C6H12O6 और साथ में आ रहा है O2, दैट इज ऑक्सीजन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम परस्पेक्टिव। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये इक्वेशन प्लीज सारे बच्चे याद रखिएगा, सारे बच्चे इस इक्वेशन को याद रखिएगा एकदम बढ़िया से। अच्छा, मैं आपको सिखा रहा था, बता रहा था कि क्लोरोफिल के बारे में बता देता हूँ। क्लोरोफिल एक तरह का कलरिंग मैटर है, एक तरह का कलर करने वाला, कलर देने वाला, कलर ऐसे कहिए तो उस सब्सटेंस में कलर प्रिपेयर करे, उसे दे, उस रूप में दे, वो आपका क्लोरोफिल है। सर ये है क्या? एक तरह का ये ग्रीन पिगमेंट है, एक तरह का ये ग्रीन पिगमेंट है जो पेड़ के पत्तों को ग्रीन कलर देता है। आप जब आगे पढ़ेंगे तो जानेंगे और डिटेल के बारे में कि ग्रीन कलर क्लोरोप्लास्ट की वजह से होता है, डिफरेंट डिफरेंट कलरफुल क्रोमोप्लास्ट की वजह से होता है, कलरलेस या वाइट जो होता है वो ल्यूकोप्लास्ट की वजह से होता है। ये आपको क्लास 8 में पढ़ना है, चैप्टर सेल प्लास्टिड्स। आप वहाँ पढ़िएगा तो जानिएगा कि क्लास 8 में एक चैप्टर है प्लास्टिड्स, उसमें आपको प्लास्टिड्स कह रहा हूँ आपको मैं, क्लास 8 में एक चैप्टर है सेल, वहाँ सेल ऑर्गेनेल्स में एक टर्म है प्लास्टिड्स, आप वहाँ पढ़ेंगे। तो मैं आपको सिखा दे रहा हूँ कि क्लोरोफिल है क्या। क्लोरोफिल का ग्रीन पिगमेंट है जो जो पत्तों में होता है और पत्ते को हरा करता है। और ये क्लोरोफिल इस फूड प्रिपेयर करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है और वो
फूड प्रिपेयर करता है हमारा प्लांट। इस प्रोसेस का नाम है फोटोसिंथेसिस, है ना। तो अब बारी हमारी है इसको डिफाइन करने का, कैसे बोलेंगे। एग्जाम में पूछ देगा तो कैसे लिखेंगे सर, सिखाइए मेरे को। हम है ना, क्यों चिंता करते हैं आप, जब मैं आपके साथ हूं तो चिंता नहीं करना है। एकदम प्रॉपर ढंग से डिफाइन लिखने के लिए बताऊंगा आपको कैसे लिखेंगे। तो लिखिए, द ग्रीन प्लांट प्रिपेयर देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। क्या क्या मैं बोला आपको, ये मैं आपको लिख देता हूं आपके लिए बोर्ड पे। चलिए अब जल्दी से हम लोग समझ लेते हैं इसका डिफिनेशंस क्या होगा। अगर हम इसका डिफाइन लिखने को कहा जाए हमें कि व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, तो हम डिफाइन क्या लिखेंगे उसको मैं आपको बता देता हूं कैसे लिखना है। मैं आपके लिए बोर्ड पे लिख के रखा हूं। मैं क्या लिखा हूं, मैं पढ़ सुनाता हूं आपके लिए। मैंने लिखा है ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ CO2, H2O, क्लोरोफिल इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, है ना। मतलब कि क्या है सर, ग्रीन प्लांट जो है वो खुद का खाना खुद बनाता है, CO2 की मदद लेता है, H2O की मदद लेता है, क्लोरोफिल पत्ते में पाए जाते हैं, और ये सूरज की प्रकाश की रोशनी में खाना बनाता है। तो अगर आपको डिफाइन करना रहे कि व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, लिख के दिखाइए हम लिखेंगे ग्रीन प्लांट प्रिपेयर देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ CO2, H2O, क्लोरोफिल इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ठीक है, तो आप यहां तक समझ चुके हैं कि किस तरीके से हम डिफाइन करते हैं, और मैं आपको बता चुका हूं इस बारे में कि प्लांट को हम कहते हैं प्रोड्यूसर्स, और इसे हम ऑटोट्रॉप्स भी कहते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा आपके लिए है कि ऑटोट्रॉप्स को हम ब्रेक करके बताएंगे तो समझेंगे उसमें कि ऑटो मतलब सेल्फ और ट्रॉप्स मतलब फूड, है ना। ऑटो मतलब सेल्फ, ट्रॉप मतलब फूड। इसका मतलब क्या है कि जो प्लांट है वो ऑटोट्रॉप्स भी हैं। इन सब उन्हीं का नाम है, ये प्लांट को हम कहते हैं। प्लांट को हम कह सकते हैं प्रोड्यूसर्स, ऑटोट्रॉप्स। धीरे धीरे आप ऊपर क्लास जाओगे, क्लास 7-8 में, तो आपको चीजें यहाँ और क्लियर होगी। क्लास 7 में पढ़ना आपको है चैप्टर न्यूट्रिशन, और आप वहां पढ़िएगा ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो वही से आप वहां सीखिएगा और डिटेल में ऑटोट्रॉप्स क्या है, कैसे क्या कुछ है जानेंगे। तो फिलहाल हम लोग इसमें चल रहे हैं। अच्छा, अब हम लोग चलते हैं कि बायोटिक में सर क्या सिर्फ प्लांट ही है, इसमें और भी कुछ होगा ना। हाँ, है ना। बायोटिक में आपके प्लांट हैं, उसके बाद आपका आता है एनिमल्स। उसके बाद क्या है, एनिमल्स, जिसमें हम लोग भी आते हैं। हम आपको सिखा चुके हैं कि भाई हम लोग भी एनिमल्स ही हैं। हमारे पास बुद्धि आ गई है, हम लोग थोड़ा सा खुद क्या कहते हैं, वी आर अ सोशल एनिमल। तो हम लोग भी एनिमल ही हैं, हम लोग भी जानवर ही हैं। तो एनिमल को कहा जाता है कंज्यूमर्स। एनिमल्स को कहा जाता है, एनिमल्स कहा जाता है कंज्यूमर्स, यानी कि जो खुद खाना प्रिपेयर ना करे, दूसरे से कंज्यूम कर ले, दूसरे से ले, है ना, दूसरे से चुरा ले, उसका वो लेकर खाए, खुद प्रिपेयर नहीं कर सकता है। क्योंकि हमारे पास या हम ऑटोट्रॉप्स नहीं हैं, हम खाना तैयार नहीं कर सकते हैं। सूरज की रोशनी लेकर के इतनी हमें ताकत नहीं है कि हम खाना खुद का अपना बना सकते हैं, हम खाना कंज्यूम करते हैं। सो वी आर कॉल्ड द कंज्यूमर्स, और वी कैन से दैट एनिमल्स आर कॉल्ड कंज्यूमर्स। एनिमल्स also called the heterotrophs. What is heterotrophs? Heterotrophs means, hetero means other, trophs मतलब food. The organisms or the living organisms who consume from the other organism food is said to be as a heterotroph. जो दूसरे से लेकर के फूड खाता हो, उससे फूड लेकर के सर्वाइव करता हो, उसे कहते हैं हेटरोट्रॉप्स। हेटरो मतलब अदर और ट्रॉप्स मतलब फूड। कंज्यूमर्स में आप इसमें और आगे जानेंगे कि कंज्यूमर्स को हम 3 तरीके से कहते हैं, या यूं कह दीजिए कि 3 नाम है। इससे कंज्यूमर्स को 2 ही पार्ट में पहले ब्रेक किया गया है। एक प्राइमरी कंज्यूमर्स और दूसरा सेकेंडरी कंज्यूमर्स, है ना। वैसे एनिमल्स में आपको 3 नाम में दिखेंगे, 3 तरह कैटेगरी दिखेगा उसमें, बट कंज्यूमर्स के लिए 2 ही हैं, एक प्राइमरी और सेकेंडरी। सेकेंडरी में ही सब आ जाएगा, जो भी आपको उसमें ऐड ऑन करना है। प्राइमरी में जो उसमें आ जाएंगे, तो ये आपके 2 ही पार्ट बटे हैं,
एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। प्राइमरी कंज्यूमर्स को कहा जा रहा है कि भाई उसे हम हार्बीवोरस भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं हम उसे हार्बीवोरस भी कह सकते हैं। तो प्राइमरी कंज्यूमर्स को हार्बीवोरस कहा गया है और सेकेंडरी को कार्निवोरस। ठीक है, अच्छा इसके एग्जाम्पल दीजिए सर। हाँ देता हूं। हार्बीवोरस में क्या आएंगे? वैसे के एनिमल्स जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स खाते हैं या प्लांट प्रोडक्ट्स खाते हैं, जैसे लीफ, फ्रूट्स, स्टेम, ब्रांच, ये सब खा रहे हैं, जो प्लांट प्रोडक्ट्स खाते हैं, है ना, जो सिर्फ प्लांट के प्रोडक्ट खाते हैं, उन्हें आम भाषा में हम लोग कहते हैं वेजिटेरियन। जब ये ह्यूमन बीइंग पे आता है तो पूछते हैं किसी से हैं, भाई आप क्या हो, नॉन वेज हो कि वेज हो? तो अगर कोई भी व्यक्ति अगर नॉन वेज नहीं खा रहा है तो वो ओनली क्या है, ही इज ओनली और शी इज ओनली द वेजिटेरियन। तो मैसेज समझने के लिए अपने को जितना हो सकता है लेमन लैंग्वेज में अपने तरीके समझने के लिए आप जो भी चीज का यूज कर सकते हैं समझने के लिए आप उसे यूज करिए, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। शब्द थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा चलेगा, बट आपके कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे से क्लियर होना चाहिए, है ना। तो आई होप कि आपको चीजें अच्छे से क्लियर हो रही होगी। मैं यहाँ कह रहा हूं कि प्राइमरी कंज्यूमर्स को हार्बीवोरस कहते हैं, और हार्बीवोरस में क्या है, ऐसे काऊ है ना, ऑक्स है, और क्या आ सकते हैं सर, गोट, है ना, जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट और प्लांट प्रोडक्ट्स खाते हैं। सेकेंडरी में क्या होगा, कार्निवोरस, जो मांसभक्षी हैं, जो सिर्फ मांसभक्षी खाते हैं, जैसे क्या सकता है सर, लॉयन, टाइगर, है ना, ये सारे जो हैं ये आपके कार्निवोरस हैं। ये आपके सिर्फ क्या खा सकते हैं, इसी आपके मांस खाते हैं। तो आपके हार्बीवोरस में हो गए आपके काऊ, गोट, डियर, ये सब हार्बीवोरस हैं। कार्निवोरस में क्या हो जाएंगे सर, जो आपके सिर्फ फ्लेश ईटिंग एनिमल्स, ये आपके कार्निवोरस हैं। एक हमारे पास में और भी है ओमनिवोरस। आप कहेंगे सर आप तो डिफाइन सिखाते हैं लिखने के लिए, डिफाइन सिखाइएगा, सिखा देता हूँ, सब सिखा देता हूँ आपको डिफाइन लिखने के लिए भी। यहाँ जाइए, हार्बीवोरस में दोज एनिमल्स हु ईट ओनली प्लांट और प्लांट प्रोडक्ट। यहाँ कैसे लिखेंगे सर, बताइए हमको, ठीक है। यहाँ आप लिख दीजिए इसमें प्लांट और प्लांट प्रोडक्ट ईटर, है ना, जो कि सिर्फ प्लांट और प्लांट के प्रोडक्ट्स खाता है, उसे कहते हैं हार्बीवोरस। डिफाइन लिखने के लिए यूज करेंगे हम लोग, दोज एनिमल who eat plants and plant products are called herbivores। ठीक है। जब आप पढ़ते हैं मेरे साथ तो अपने साथ पेन, पेंसिल, कॉपी लेकर बैठिए। जब कुछ चीज बोलूंगा लिखने के लिए, बता रहा हूं, अगर मैं बोर्ड पे नहीं लिखा, बोलकर निकल गया, तो प्लीज वहां से लिख लिया कीजिए, है ना। अपने कॉपी पे या बुक्स पे हाथ में पढ़ते वक्त आपके हाथ में पेंसिल होना चाहिए। डू नॉट परफॉर्म विंज वॉशिंग, है ना। तो विंज वॉश नहीं करना आपको है कि बस क्लास चल रहा है और हम बस सुन रहे हैं रील्स की तरह, नहीं। पेन पेंसिल लेकर बैठिए बकायदा, ताकि आप लिख सके, है ना। बहुत सारी चीजें वन गो में या वन शॉट में चीजें लिखनी होती है कई बार आपको, तो लिखिए जरूर, हाथ पे पेंसिल रखिएगा और लिखिएगा, ठीक है। तो चलिए आगे। तो मैं दूसरे पे आता हूं, इसे हम कह रहे हैं सेकेंडरी कंज्यूमर या कार्निवोरस। सेकेंडरी कंज्यूमर कहने का मतलब यह है कि वो इनडायरेक्ट वे में कंज्यूम करता है फूड को। कंज्यूमर तो ये भी है, फूड ये भी कंज्यूम ही कर रहा है, बट इनडायरेक्ट वे में। जैसे कि सर मान लीजिए एक लॉयन है, एक शेर है, जो किसी हिरन को, किसी गोट को वो खा रहा है। तो जो गोट या हिरन जिस फूड आइटम्स को खा रहे हैं, खा कर सर्वाइव कर रहे हैं, वो है प्लांट प्रोडक्ट्स, है ना। तो वो खाया क्या, वो खा रहा है प्लांट प्रोडक्ट्स ही, बट इनडायरेक्ट वे में, है ना। वो खा रहा है प्लांट प्रोडक्ट्स की चीजों को ही, लेकिन इनडायरेक्ट वे में। जिस प्लांट प्रोडक्ट खा करके हमारे गोट या हमारे डियर बड़े होते हैं, उन्हीं चीजों को खाने के लिए फिर लॉयन तैयार है। तो क्या हो गया, वो सेकेंडरी है या कार्निवोरस। कार्निवोरस में क्या हो जाएंगे, फ्लेश ईटिंग एनिमल्स, है ना। यहाँ क्या हो जाएंगे, यहाँ हो जाएंगे फ्लेश ईटिंग एनिमल।
फ्लेश ईटिंग, जो कि मांस भक्षी खाने को तैयार है, जो मांस भक्षी हैं, है ना, वे क्या है, मांस भक्षी हैं, इन्हें हम कहते हैं कार्निवोरस। तो दो हो गए, हार्बीवोर्स, कार्निवोर्स, और थर्ड आपका है ओमनीवोर्स, है ना, थर्ड क्या आपका है, ओमनीवोर्स। ये क्या है सर, ये जो दोनों खाते हैं, बोथ आइदर प्लांट और एनिमल, बोथ प्लांट एंड एनिमल, ये दोनों खाने को तैयार हैं, है ना, बोथ ईट करते हैं ये। तो आपके हार्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस। हार्बीवोरस एग्जाम्पल क्या आपका था, गोट, काऊ, डियर। कार्निवोरस के लिए लायन, टाइगर, ये आपके कार्निवोरस एग्जाम्पल हो गए। ओमनीवोरस में जैसे डॉग है, क्रो है ना, डॉग है, क्रो है। फिर ह्यूमन बीइंग, जनरली ह्यूमन बीइंग, इंसान हम लोग हैं, वो ओमनीवोरस प्रिफर करते हैं। बहुत उसमें से बहुत सारे लोग आपके सिर्फ वेज भी खाते हैं, बट हम लोग भी ओमनीवोरस भी इसी में आते हैं। जैसे आपका और भी है, बियर है, पिग है, ये सारे क्या आपके हैं, ये आपके ओमनीवोरस के एग्जाम्पल्स हैं। तो आपको बायोटिक में दो जिसका जो कंपोनेंट्स है अब क्लियर हो गया है, एक प्लांट का और एक एनिमल्स का। एनिमल्स में हार्बीवोरस, कार्निवोरस और ओमनीवोरस आपको क्लियर हो चुका है विथ डिफिनेशन, विथ एग्जांपल। अब बारी आती है इसी बायोटिक के तीसरे पहलू का, जो आपका है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जो क्या आपका है, जो आपका है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। सर ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होता है, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ऐसे लिविंग पार्टिकल्स हैं, ऐसे लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे नेचर का है जो इस प्लांट या एनिमल्स को डिकम्पोज करने में काम आता है। मतलब सर डिकम्पोज करने में, हाँ भाई, जब ये प्लांट और एनिमल डेड कर जाते हैं, अपनी लाइफ स्पैन कंप्लीट करते हैं और ये डेड कर जाते हैं, तब यही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जिन्हें हम डिकम्पोजर्स भी कहते हैं, ये वही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स काम आता है इन्हें डिकम्पोज करने में। इसे कंप्लीटली क्या रिमूव करने में कह दीजिए। हाँ सर, क्यों, क्या जरूरत पड़ता है इसे रिमूव करने से? ऐसा काहे नहीं है कि जो भी चीजें धरती पे पैदा हो रहे हैं, जन्म ले रहे हैं, वो कंटिन्यू हमेशा के लिए रहें, ऐसा नहीं हो सकता है ना, ऐसा नहीं होगा। अगर वो चीजें धरती पे आए हैं, कंटिन्यू अगर रह जाएंगे, जिंदा रह जाएंगे, तो जो उनसे पहले आए हैं या जिन्हें और आगे आना है, वो कहाँ रहेंगे? तो हमारा डिकम्पोज होना, हमारा डेथ होना, ये निश्चित है, ये ट्रूथ है, इसे खत्म होना ही है। जो भी धरती पे जिंदा हुए हैं, जो पैदा लिए हैं, उन्हें मरना अनिवार्य है, उन्हें डिकम्पोज होना अनिवार्य है। तो साइंस भी इन्हें डिकम्पोज करने के लिए अपनी तरफ से डिकम्पोजर्स देते हैं। तो उसी में ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स काम आता है जो आपके डिकम्पोज करते हैं। आपके पास बुक रखा हुआ है तो बुक में आप देख सकते हैं, वहां लिखा उसमें होगा उसमें कि सम ऑर्गेनिजम्स which decompose or break down the dead and decaying plants and animals are called decomposers, है ना। ये क्या है भाई? ये कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो ब्रेक डाउन करते हैं प्लांट्स और एनिमल्स को, उन्हें तोड़ते हैं, उन्हें ब्रेक करते हैं और उसे मिट्टी में मिला देते हैं, उसे सॉइल में मिक्स कर देते हैं, है ना। ध्यान रखिएगा, डिकम्पोजर्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ये जो हैं, ये डिकम्पोज करने में बहुत मदद करते हैं। ये डिकम्पोज करते उन्हें खत्म करते उन्हें, है ना। अच्छा सर, डिकम्पोजर्स की जरूरत क्यों पड़ी? क्या काम पड़ा है इसका? क्यों हम ये डिकम्पोजर्स? अब बताया तो कि जो धरती पे आए हैं, जो सरवाइव कर रहे हैं, वो एक दिन मरेंगे, वो खत्म होंगे और उन्हें डिकम्पोज करना जरूरी है। इसकी एक और इम्पॉर्टेंट रीजन है कि डिकम्पोजर्स रिक्वायरमेंट पड़ती है नेचर में। क्यों सर? हाँ, आप जानते हैं कि हम लोग प्लांट प्रोडक्ट्स, डिफरेंट मिनरल्स, डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स लेकर के बने हैं। तो हमारे अंदर भी मिनरल्स हैं। हमारे बॉडी जो बोन्स है, कैल्शियम है, विटामिन डी है,
फास्फोरस, डिफरेंट जितना आप खाते पीते हैं सब आपके अंदर मौजूद है। आप ही क्या, आपके प्लांट्स भी, उनके अंदर मिनरल्स हैं, उनके अंदर न्यूट्रिएंट्स हैं। तो जब प्लांट सॉइल से न्यूट्रिएंट लेते हैं और ग्रो करते हैं, हम प्लांट खाते हैं और उनका लिया हुआ न्यूट्रिएंट सॉइल से हम उनसे ले लेते हैं, तो हम सब के पास में कोई ना कोई मिनरल्स या न्यूट्रिएंट्स मौजूद है। तो जब हम डिकम्पोज होते हैं ना, जब ये डिकम्पोजर्स हमारी मदद करते हैं डिकम्पोज करने में, तो ये आखिरकार हमारे मदद नहीं कर रहे हैं, ये आखिर मदद कर रहे हैं धरती का, अर्थ का। जो मिनरल हमने उनसे लिया था, जो हमने मिनरल्स लिया अपने सरवाइव करने के लिए, अब बारी है हमारे मरने के बाद वो वापस से मिनरल्स धरती में मिलाया जाए, धरती में वापस से बैक किया जाए, उसे वापस दिया जाए, ताकि हमारा धरती के जो मिनरल्स है वो मेंटेन रहे, वहां बरकरार रहे वो। इसीलिए मैंने यहां लिखा है रिसाइकलिंग ऑफ मिनरल्स। डिकम्पोजर्स जो है ये मिनरल्स को रिसाइकल करते हैं, ये उन्हें पुनः निर्माण करते हैं इस तरीके से, ताकि जब मिनरल्स जब प्लांट्स और एनिमल डिकम्पोज हो तो वो सो डिकम्पोजर्स आर ऑर्गेनिज्म विच हेल्प प्लांट और एनिमल्स टू डिकम्पोज इजिली इन द अर्थ। सो हम लोग यही सीख रहे हैं इसमें कि डिकम्पोजर्स जो है वो डिकम्पोज करते हैं प्लांट्स और एनिमल्स को, ताकि हमारा मिनरल्स जो है धरती के अंदर में वो मेंटेन रहे, हाँ धरती के अंदर में मिनरल्स की मौजूदगी बरकरार रहे। अच्छा, डिफाइन लिखने के लिए सिखा दीजिए सर। सिखा देता हूं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ही हम डिकम्पोजर्स भी कह रहे हैं, उन्हीं में। अच्छा देखिए, वैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म में तो बहुत सारे और भी नाम है, मैं यहाँ लिखा हूँ, जैसे फंगी, बैक्टीरिया है, उससे और भी आपके होते हैं, एल्गी है, वायरस है, प्रोटोजोआ है, ये। बट फिलहाल पहले समझिए डिकम्पोजर्स डिफाइन लिखने के लिए। डिकम्पोजर्स का आप डिफाइन लिख सकते हैं कि सम ऑर्गेनिज्म विच डिराइव फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल्स, है ना। क्योंकि डिकम्पोजर्स भी तो अपने न्यूट्रिएंट्स चाहेंगे ना, तो फूड गेट फ्रॉम dead and decaying plants and animal, है ना, plants and animals। तो ये डिकम्पोजर्स के डिफाइन करने के लिए मैं सिखा दिया आपको कि डिकम्पोजर्स अगर लिखने एग्जाम में पूछ दे व्हाट इज डिकम्पोजर्स, तो हम वहां पे लिख सकते हैं कि फूड विच डिराइव और ऑर्गेनिज्म विच डिराइव देयर फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल्स। अच्छा, अब यहां एक टर्म था रिसाइकलिंग ऑफ मिनरल्स। रिसाइकलिंग ऑफ मिनरल्स वही है, ब्रेक डाउन ऑफ द डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल्स इनटू मिनरल्स। रिसाइकलिंग मतलब क्या है, फिर से पुनः निर्माण करना, उसे फिर से रिसाइकल करना। तो रिसाइकलिंग ऑफ मिनरल्स में क्या हम बोलेंगे भाई कि जब डेड और डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल्स को ब्रेक डाउन किया जाता है, ब्रेक डाउन ऑफ डेड एंड डिकेइंग plants and animal into what? Minerals, है ना। तो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में बात हम लोग कर रहे हैं, इस डिकम्पोजर्स करते हैं। और डिकम्पोजर्स को अगर डिफाइन लिखने के लिए आपको पूछता है एग्जाम में, तो बताएंगे ऑर्गेनिज्म विच डिराइव देयर फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल्स। एक ये हो गया डिकम्पोजर। रिसाइकलिंग ऑफ मिनरल्स, क्योंकि डिकम्पोज करते हैं और मिनरल्स वापस से धरती के अंदर में चले जाते हैं। तो रिसाइकलिंग ऑफ मिनरल्स को पूछे व्हाट रिसाइकलिंग ऑफ मिनरल्स,
तो हम कहेंगे ब्रेक डाउन ऑफ डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल्स इनटू मिनरल्स। जो प्लांट्स एनिमल्स को ब्रेक करके पुनः मिनरल्स में बना दे, पुनः मिनरल्स की ओर कन्वर्ट कर दे या धरती में मिला दे और मिनरल्स को बन सके, ताकि धरती का हमारा मिनरल्स लेवल मेंटेन रहे। तो ये आपका हो गए हैं क्या, डिकम्पोजर्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में वैसे खासा कुछ आपको ज्यादा नहीं दिया हुआ है, दो नाम दिए हैं आप पढ़ने आपको, एक दिया आपको फंगी और एक बैक्टीरिया। वैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और भी होते हैं, बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ, मैं पहले बताया आपको, वायरस, प्रोटोजोआ, वायरस, फंगी, बैक्टीरिया, एल्गी, सारे आपके ऑर्गेनिजम्स हैं। लेकिन दो नाम दिए यहाँ पे आपको था, इसमें बता दिया आपको। अगर आपको बैक्टीरिया देखना है तब जानते हैं कर्ड में होता है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, और फंगी तो आप देखे ही हैं, जैसे मशरूम भी आपका फंगस का एग्जाम्पल है। या कई बार आपके अचार खराब हो जाते हैं, उसमें वाइट वाइट कुछ जो लेयर चले आते हैं, वो भी आपका फंगस है। अगर 2-3-4 दिन का पुराना अगर आपका ब्रेड हो जाता है, अगर ब्रेड खराब है, उसमें जो वाइट वाइट लेयर आ जाते हैं, वे आपके फंगस एग्जाम्पल हैं। तो आप देख रहे हैं कि कैसे डेड डिकेइंग, जिससे कैसे आपका जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो डिकम्पोज करना किसी फूड को स्टार्ट कर देता है। तो फंगी, बैक्टीरिया जो उसकी मदद करते हैं, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। इसमें और भी चीजें वो है, ये आपका। अच्छा, इसमें एक और पॉइंट मैंने लिख के रखा हूं, वो आपका स्कैवेंजर्स। अगर कोई चीज या कोई ऑर्गेनिजम्स, प्लांट नहीं सिर्फ एनिमल्स, अगर आपके कोई एनिमल्स फॉरेस्ट में या आपके इन्वायरमेंट में कहीं डेड कर गया हो, है ना, कहीं मर गया हो, वो डिकम्पोज नहीं हुआ है अभी, लेकिन उसे मरने से इन्वायरमेंट में गंदगी फैलती है, हमारा इन्वायरमेंट खराब होता है, हमारे आसपास का जो वातावरण है वो दूषित आता है, चीजें खराब होती है, स्मेल करता है। तो इससे क्लीन करने के लिए हमारे पास में एक स्वीपर भी है। हम हमारे स्कूल में या हमारे ऑफिसेज में जो भैया दीदी जो भी काम करते हैं, जो हमारे वॉशरूम को, हॉल को जो साफ करते हैं, स्वीप करते हैं, उन्हें हम स्वीपर या फिर क्लीनर कहते हैं। तो हमारे इन्वायरमेंट में भी नेचर हमें एक दिया है स्वीपर, उससे कहते हैं स्कैवेंजर्स। ये किसी भी डेड एनिमल्स को खा करके वहां से खत्म कर देता है। जैसे क्या है आपका क्रो, वल्चर, काइट्स, ये हमारे इन्वायरमेंट को क्लीन रखते हैं। कोई भी अगर एनिमल्स या कोई बड़े जानवर मरते हैं तो उन्हें ये खा कर खत्म कर देते हैं। डिकम्पोजर्स डिकम्पोज करेगा ही, लेकिन अगर डिकम्पोजर्स भी उसमें डिकम्पोज करना स्टार्ट नहीं किया, क्योंकि डिकम्पोजर्स को डिकम्पोज करने में वक्त लगता है, टाइम लगता है, इट्स अ स्लो प्रोसेस, है ना। लेकिन तुरंत क्लीन करना है, उसे तुरंत ठीक करना है, क्योंकि उसके वजह से एनवायरमेंट गंदा हो रहा है, हमारा एनवायरमेंट खराब हो रहा है। तो इसे तुरंत जो साफ करने को तैयार है वो हमारा है स्कैवेंजर्स। ये क्या करता है, ये फटाक से उसे खा करके खत्म कर देता है। आपके क्रो हैं, वल्चर हैं, काइट्स हैं, ये सब क्या है, जयकाल हैं, इसे आपके जो है वो कंप्लीटली उसे पट से खाएंगे, खत्म कर देंगे। तो इन्हें हम कहते हैं scavengers are those animals which clean our environment, which keep our environment clean or which clean our environment very fast, है ना। तो ये हमारे scavengers हुए जो कि डेड एनिमल्स को, वो डेड बॉडीज को फट से खत्म करते हैं। यहाँ प्लांट नहीं आएगा, सिर्फ एनिमल्स, ठीक है, क्योंकि ये भी जो है वो आपके एनिमल्स में है। तो स्कैवेंजर्स मरे हुए जानवरों को खा करके ये खत्म कर देता है, उन्हें हम कहते हैं स्कैवेंजर्स। तो ये हुए आपके 3 बायोटिक के कंपोनेंट्स। कौन कौन से हुए, प्लांट, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जिसे हम डिकम्पोजर्स भी कहते हैं। तो ये तीनों कंपोनेंट्स आपके बायोटिक के हो गए। इसमें कुछ चीजें और भी पढ़ना है बायोटिक में, जैसे बायोडिग्रेडेबल एंड बायोडिग्रेडेबल्स, हम इसे अगले क्लास में पढ़ेंगे। और अगले क्लास में हम पढ़ेंगे अबायोटिक के बारे में भी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और अगर कोई टॉपिक आपको पढ़ना है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, मैं आपके लिए वो वीडियो तैयार कर दूंगा ताकि आपको पढ़ने में आसानी पड़े। थैंक यू फॉर वॉचिंग।